हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा जो विक्रांत बैच लॉन्च हुआ था आप लोगों के 2025 के बोर्ड्स के लिए, तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज आप लोगों का क्लास 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, उसको आज शुरू करेंगे। आज है काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर। इसके पहले मैंने आप लोगों का क्लास 11 का यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है उसको पूरा मैंने कंप्लीट करवाया है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके उस सब चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए उसका जो अगला ही चैप्टर, उसका नेक्स्ट चैप्टर है क्या, काइनेमेटिक्स या मोशन इन अ प्लेन, इसको हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कहाँ से आया है चैप्टर, फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में इक्वेशंस ऑफ मोशन, और इनके साथ ही हम लोग पैरेलल न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं टॉपिक है क्या। तो ये काइनेमेटिक्स है या जब मोशन इन अ प्लेन है, ये हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है, उसका एक पार्ट है, उस ब्रांच का नाम है मैकेनिक्स। हमारा फिजिक्स का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिक्स। बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करते हैं, बहुत का ड्रीम होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उसका पेरेंट कौन है, उसका पेरेंट है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स जो स्ट्रीम है, मैकेनिक्स इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक है हमारा डायनामिक्स और स्टैटिक्स, एक है डायनामिक्स और एक है स्टैटिक्स। डायनामिक्स नाम से पता चल रहा है, डायनामिक्स मतलब एक मोशन इन्वॉल्व है। डायनामिक्स मतलब क्या है, मिसाल है एक मोशन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर एक मोशन इन्वॉल्व है, मोशन इन्वॉल्व, और इधर क्या है, इधर क्या है, रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। यहाँ पर क्या है, रेस्ट इन्वॉल्व। तो एक में मोशन इन्वॉल्व है, एक में रेस्ट इन्वॉल्व है। तब डायनामिक्स मतलब जो मोशन ऑफ अ बॉडी होगा, और स्टैटिक्स मतलब जब बॉडी हमारा रेस्ट में होगा तब उसके अंदर क्या मैकेनिज्म होगा वो पढ़ेंगे। अभी डायनामिक्स का दो अलग ब्रांच है। डायनामिक्स का क्या क्या ब्रांच है, एक है काइनेटिक्स और एक है काइनेमैटिक्स। अब काइनेटिक्स क्या है सर, काइनेटिक्स है जब बॉडी का मोशन होगा और उसका कॉज ऑफ मोशन दोनों हमें पता होगा। बॉडी इन मोशन, बॉडी इन मोशन होगा, उसके साथ क्या होगा, एंड कॉज ऑफ मोशन भी हमें पता होगा। हमें क्या पता होगा, एंड कॉज ऑफ मोशन, एंड कॉज ऑफ मोशन इज नोन। अगर कॉज ऑफ मोशन पता चले, ये मैं बोल रहा हूँ क्या, कहाँ से काइनेमेटिक्स का ओरिजिन हुआ वो मैं बोल रहा हूँ। कॉज ऑफ मोशन जब नोन होगा तब क्या होगा, काइनेटिक्स। जब कॉज नहीं पता होगा तब क्या होगा, काइनेमेटिक्स। ओनली मोशन इन्वॉल्व्ड, जब मोशन इन्वॉल्व होगा तब काइनेमेटिक्स। कहाँ से मोशन आया, क्यों आया, मोशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब हमें जानने का कोई भी जरूरत नहीं। सिर्फ जब मोशन आएगा, मोशन मतलब हम लोग फोर्स देंगे, मोशन होगा, ब्रेक दबाएंगे, मोशन बंद होगा, ये जानने से क्यों हो रहा है हम लोग को नहीं पता। सिर्फ मोशन हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन होगा, मैं आऊँगा उसमें। मैं सिर्फ आप लोगों को बोल रहा हूँ जब ओनली मोशन इन्वॉल्व होता है तब हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक्स। जब मोशन के साथ साथ मोशन का कॉज कहाँ है, उस कहाँ से आया, सर इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया, कहाँ लेके जाएगा, इतना कुछ जब हम लोग सीखेंगे तब हम लोग उसे बोलेंगे काइनेटिक्स। तो आप लोगों के सिलेबस में उतना कुछ है नहीं। स्टैटिक्स आप लोगों के सिलेबस में है, उसमें आप लोगों का चैप्टर 5 में स्टैटिक्स आता है, उसमें मैं आऊँगा। उसका पहले हमें काइनेटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानना, हमें सिर्फ काइनेमेटिक्स के बारे में जानना है। तो काइनेमेटिक्स के बारे में हम लोग अभी शुरू करेंगे। तो समझ गए कहाँ से काइनेमेटिक्स का ओरिजिन हुआ। तो काइनेमेटिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ अ बॉडी बट नॉट इट्स कॉज। समझ गए, मोशन ऑफ अ बॉडी करेंगे बट नॉट इट्स कॉज। अभी चलिए हम लोग किसी भी चीज़ का जब मोशन और रेस्ट होता है उसका मतलब क्या है। बॉडी इन मोशन, बॉडी इन रेस्ट। मैं इधर रेस्ट में हूँ, तो आप लोग के यूट्यूब में मेरा वीडियो आ रहा है तो नीचे देखेंगे टाइमलाइन पास हो रहा है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में देखिए इधर खड़ा हूँ, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट। अभी मैं चलना शुरू किया, इधर से इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, मेरा पोजीशन चेंज हो रहा है, मतलब क्या, मैं मोशन में हूँ। तो समझ गए रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट। तो मोशन क्या है,
मोशन है जब हमारा बॉडी चेंजेस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यह है हमारा मोशन। और रेस्ट क्या है, जब बॉडी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करेगा, बॉडी डजंट चेंज पोजीशन, बॉडी डजंट चेंज पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे रेस्ट और मोशन। तो हम लोग रेस्ट और मोशन समझ गए, लेकिन किसी बॉडी का मोशन स्टडी करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए। जैसे मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरा रेफरेंस फ्रेम, सोचो मैं इधर खड़ा हूँ, इधर से मैं चल के गया तो मेरा मोशन स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये जो एक पोजीशन था यहाँ से मेरा मोशन स्टार्ट हुआ, तो मेरे लिए ये क्या होगी, एक रेफरेंस फ्रेम। अगर कोई आप एज फॉर एग्जाम्पल आपका ये घर है, आपका घर, आप यहाँ से चलना शुरू किए, फिर आप लोग कहीं पर जा रहे हैं, तो आपका रेफरेंस फ्रेम क्या है, आपका घर से आप लोग कितना दूर गए, तो घर के रिस्पेक्ट में आप लोग अपना मोशन स्टडी करते हैं। तो मैं इसका मतलब है हर एक मोशन को स्टडी करने के लिए वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं क्या बोल रहा हूं, टू स्टडी अबाउट मोशन वी नीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें क्या चाहिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। स्टडी अबाउट मोशन वी नीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्या है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कितना टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, सबके बारे में देखेंगे। तो मैं थोड़ा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब है जिस फ्रेम के साथ हमारा मोशन हम लोग स्टडी करते हैं, उसी रेफरेंस फ्रेम को हम लोग बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का अगर मैं थोड़ा बेसिक आइडिया बोलूँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वही है जिसको रेफरेंस के माध्यम से हम लोग स्टडी करेंगे, उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस टोटल कितना टाइप का होता है सर, टोटल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोगों के सिलेबस में तो दोटो है, टोटल कितना टाइप का होता है देखिए, एक होता है कार्टेशियन सिस्टम, एक होता है पोलर सिस्टम, एक होता है सिलेंड्रिकल सिस्टम, और एक होता है स्पेरिकल सिस्टम, एक होता है स्पेरिकल सिस्टम। तो टोटल 4 टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। तो आप लोग का सिलेबस में चार्टो पढ़ने का जरूरत नहीं, आप लोग का सिलेबस में सिर्फ कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट ही है। आप लोग के कॉलेज लाइफ में जब ग्रेजुएशन करेंगे तब सिलिंड्रिकल और स्पेरिकल के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, अगर साइंस लेके पढ़ते हैं आप लोग। आई होप आप लोग साइंस लेके पढ़ेंगे, क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा भी साइंस की ज़रूरत है। किसी भी देश का विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका साइंस और टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है उसके ऊपर होता है। तो मैं चाहूँगा कि मेरा हर एक स्टूडेंट साइंस लेके पढ़े और देश के अच्छे अच्छे जगह में जाकर साइंटिस्ट बने, अच्छे अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे अच्छे डॉक्टर बने, क्योंकि किसी भी देश का जो प्रोग्रेशन होगा, जो डेवलपमेंट होगा, साइंस के बिना नहीं होगा। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा साइंस लेके आपका फ्यूचर बिल्ड करें। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ब्रांचेस को मैं नीचा दिखा रहा हूँ, हर एक ब्रांच का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस वक्त करंट सिचुएशन में हमारा इस सिचुएशन में साइंटिस्ट का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी देश हमारा तरक्की कर रहा है। तो हमारा जो देश तरक्की कर रहा है तो सबसे ज़्यादा किसका ज़रूरत है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन में ज़रूरत है। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन और पोलर के बारे में, बाकी ये दोनों पढ़ेंगे हम लोग बाद में, ग्रेजुएशन का टाइम में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जब हमारा नॉर्मल जो हम लोग करते थे एक्स और वाई दोनों प्लेन, तो उसी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो ये मेरा ओरिजिन है, इधर अगर मेरा एक्स एक्सिस है, इधर मेरा वाई एक्सिस है, इधर एक तो पॉइंट अगर P है, पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, अगर एज फॉर एग्जांपल है तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y। समझ गए, ये है हमारा कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें मेन तो कोऑर्डिनेट क्या है, या 3D प्लेन में भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है। अगर मैं करूँ 3D प्लेन, तो इधर मैं अगर 3D प्लेन करूँ
तो इस तरफ मैं अगर वाई एक्सिस, इस तरफ जेड एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस करूँ तो ऐसे भी हम लोग हो सकता है। इधर एक करेक्ट पॉइंट पी एक्स वाई जेड है तो हमारा ऐसे करके करेंगे, ठीक है। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब 3D प्लेन में भी हम लोग अपना प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो ये सब जो प्लेन्स है ये सब क्या है, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम लोग का कोई भी पॉइंट जैसे एक्स वाई जेड या सिर्फ एक्स वाई प्लेन में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ए कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके बारे में आप लोग को पता है, बचपन से आप लोग ग्राफ कर रहे हैं, इसके बारे में पता है। जो आप लोग को नहीं पता वो क्या है, वो है पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए अभी पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बच्चों, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैं भी बोलूंगा किसके बारे में, पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें क्या क्या वेरिएबल है, इसमें से वेरिएबल एक ही तो वेरिएबल है। मैं एक करा रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कितना इजी चीज़ है। तो इधर है मेरा वाई एक्सिस, इधर है मेरा एक्स एक्सिस, इधर एक तो पॉइंट है P, ठीक है, पॉइंट P है। अगर ये डिस्टेंस है R, ये एंगल है थीटा, तो R मेरा कांस्टेंट है। R क्या है, ये मेरा जो OP डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस क्या है, OP डिस्टेंस है हमारा R। और थीटा क्या है, थीटा हमारा जो थीटा एंगल बिटवीन OP एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इस तरफ क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो OP के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे एंगल थीटा। तो ऐसे करके हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए हमारा कार्टेशियन फ्रेम से पोलर फ्रेम रेफरेंस क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है। कार्टेशियन अगर होता है, इधर कोऑर्डिनेट कितना था एक्स वाई, वेरिएबल कितना था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, वेरिएबल कितना है एक्स वाई, दो तो वेरिएबल है। लेकिन पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बच्चों कितना वेरिएबल है, पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सिर्फ एक ही तो वेरिएबल, दैट इज थीटा, क्योंकि आर का वैल्यू तो कांस्टेंट है। सो इसका जो हमारा बेनिफिट है पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ पा रहे हैं। अभी हम लोग बोलेंगे क्या है पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभी हम लोग रिलेट करेंगे, कार्टेशियन और पोलर रिलेट करेंगे। तो पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कितना तो हमारा वेरिएबल है, वन वेरिएबल। कितना वेरिएबल है, सिर्फ वन वेरिएबल है पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अभी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी हम लोग जानते हैं ये वाला पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट x, y होता है, पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, r, थीटा होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे इंटरसेप्ट करूं और इसको अगर मैं ऐसे इंटरसेप्ट करूं तो ये वाला पॉइंट क्या है x, 0, ये वाला पॉइंट क्या है 0, y। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस कितना है y। हम लोग देखने से बोल सकते हैं अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, हमें पता है अगर OP इक्वल्स टू R, तो हमें क्या पता है x इक्वल्स टू लोग बोल सकते हैं R cos थीटा एंड y इक्वल्स टू बोल सकते हैं R sin थीटा। बोलेगा सर क्या लिख दिए, क्या है, इसको मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया नहीं। आप लोगों को मैं जब वेक्टर पढ़ाऊंगा उधर वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ाऊंगा। मैं ऑलरेडी जो पहले मेरे लेक्चर्स आता था, पहले का अगर मेरे पिछले साल का लेक्चर देखेंगे उधर मैंने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑलरेडी करा चुका हूँ। पिछले विक्रांत बैच के अंदर अभी तक नहीं हुआ, एक नॉर्मली जो वीडियोस में छोड़ता था उधर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है। तो आप लोग यूट्यूब में जाके फिजिक्स विद सायन या सायन सर वेक्टर बोल कर सर्च करना, आप लोग को मिल जाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, उधर मैंने कराया था। मैं फिर से आप लोग को विक्रांत बैच के अंदर भी कराऊंगा। मैं थोड़ा ओवरऑल बोल दे रहा हूँ कि अगर मेरा इधर एक तो वेरिएबल कुछ भी है, अगर मैं बोल दे रहा हूँ ये वाला आर है, ये वाला थीटा है, तो जिस तरफ थीटा रहता है यह होगा आर कॉस थीटा, उसका अपोजिट साइड में होगा आर साइन थीटा। ये फॉर्मूला है, कहाँ से आया है अभी तक मैं नहीं कराऊंगा, अभी तक मैंने नहीं कराया है, वो मैं आगे वेक्टर का चैप्टर में कराऊंगा। आप लोग सिर्फ जान के रखिए कि ऐसा होता है। तो ऐसा होने से मैंने ये फॉर्मूला यूज किया। तो x क्या हुआ, तो मेरा x हुआ आर कॉस थीटा और y हुआ आर साइन थीटा। अभी मैं एक रिलेशन मेरा आ गया, x के रिस्पेक्ट में पोलर टर्म ऑफ रेफरेंस आ गया है। तो मैं अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूं तो देखिए क्या होगा, आर स्क्वायर कॉमन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आर स्क्वायर। तो रिलेशन एक तो क्या आ गया, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वाला आ गया। और थीटा हमें कैसे मिलेगा, हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मैं ये करूं y बाई एक्स करूं तो क्या होगा, देखिए आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा होगा। तो आर आर कैंसिल, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा। तो अल्टीमेटली मेरा थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। तो यह है रिलेशंस, यह है रिलेशंस। तो एक मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, एक दो तो समझ पाएंगे। आप लोगों को कैसा प्रॉब्लम आ गया यहाँ से, आप लोगों को पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे देगा, बोलेगा कार्टेशियन में निकालो, कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देगा, बोलेगा पोलर में निकालो। तो मैं पहले करवाता हूँ,
मैं कार्टेशियन से पोलर, फिर पोलर से कार्टेशियन। आप लोग अगर मैं एक तो प्रॉब्लम कर रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, इफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स of a point B 3,4 find it in polar frame, find it in polar frame। तो पोलर फ्रेम में हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y क्या दिया है, 3,4 दिया है। अभी किस में चाहिए, पोलर में चाहिए। तो पोलर में हमें थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को r का वैल्यू हो जाएगा, x का वैल्यू क्या दिया है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 25। तो r क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो r मेरा 5 आ गया है। थीटा कैसे निकालेंगे, थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा, tan थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स। तो थीटा इक्वल्स टू y बाई एक्स क्या है, 4/3। तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3 यह है। तो हम लोगों का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है r कॉमा थीटा। तो r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 5। तो 5 कॉमा tan इनवर्स 4/3 यह है पोलर कोऑर्डिनेट। इतना इजी चीज है। अभी हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स से हम लोग क्या निकालेंगे, tan इनवर्स से हम लोग निकालेंगे अभी, मतलब tan इनवर्स मतलब क्या, पोलर से हम लोग निकालेंगे अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। समझ गए कार्टेशियन से पोलर कैसे होता है। अब इसका अपोजिट भी हम लोग देखेंगे। तो देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ पोलर कोऑर्डिनेट बी, अगर पोलर कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया है, आप लोग को एक इजी देता हूं बी, आप लोगों के लिए एक इजी क्वेश्चन देता हूँ। क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं क्या दूं बोलिए, तो 5 ही देता हूँ। 5,45 डिग्री, 5,45 डिग्री, क्योंकि tan इनवर्स मतलब क्या है, थीटा है 5 r कॉमा थीटा, देन फाइंड इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर ऐसा करके एक प्रॉब्लम देता है तो क्या होगा, फाइंड इट्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये तो और भी इजी है, हमें क्या पता है, x इक्वल्स टू r cos थीटा और y इक्वल्स टू r sin थीटा। थोड़ी देर पहले मैंने बोला, तो r का वैल्यू क्या दिया है, 5 cos 45 डिग्री, y का वैल्यू क्या होगा, 5 sin 45 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, 5/√2। तो x आ गया, और y क्या होगा, इसका भी होगा 5/√2। तो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y इक्वल्स टू 5,√2, 5,√2। तो ऐसे करके हम लोग पोलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कार्टेशियन फ्रेम को इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं। होप समझ गए, बहुत ही इजी चीज़ है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया आ गया है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में हमारा पार्टिकल मोशन होगा। तो जब मोशन होगा पार्टिकल में, तो मोशन में क्या क्या पैरामीटर हमें जानना पड़ेगा, मोशन में हमें क्या क्या चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। क्या क्या चीज़, सबसे पहले मोशन होगा तो एक जगह ऑक्यूपाई करेगा। मोशन शुरू होगा तो एक जगह ऑक्यूपाई करेगा। तो जगह ऑक्यूपाई मतलब कितना पाथ ट्रेवल किया, तो दो चीज़ होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीज़ें हम लोग सीखेंगे, पाथ कितना ट्रेवल किया, उसमें क्या, एक तो होगा हमारा डिस्टेंस और एक तो डिस्प्लेसमेंट, ये होगा। इसके अलावा जो मेरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मेरा ऑक्यूपाई किया, कितने स्पीड के साथ किया, कितना वेलोसिटी के साथ किया, मतलब कितना क्विकली किया या कितना स्लो किया, हम लोग कैसे करेंगे, वो उसके लिए हमें चाहिए किसका कॉन्सेप्ट, स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट चाहिए। तो पहले इनके बारे में थोड़ा आप लोगों को बोल देता हूँ। बहुत सारे बच्चे जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्टेंस सब समय डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होता है। डिस्टेंस का ओरिजिनल जो फॉर्मूला है, डिस्टेंस है क्या है, डिस्टेंस है टोटल लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, टोटल
लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इसे बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। अभी हम लोग समझेंगे, पहले आप लोग डेफिनेशन समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज़ है। सोचिए, आप एक पॉइंट है इधर ए पॉइंट, इधर से आप बी पॉइंट में जाएंगे। आप लोग डायरेक्टली भी जा सकते हैं या ऐसे घूम के भी जा सकते हैं। डायरेक्टली भी जा सकते हैं या घूम के भी जा सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली जाएंगे वो क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस। घूम के जाएंगे मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये वाला होगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये वाला होगा आपका डिस्टेंस। समझे डिफरेंस? अगर मेरा एक पार्टिकल का जर्नी शुरू होता है, पहले इधर गया, ओ से पहले ए गया, ए से फिर बी गया, बी से फिर सी गया, तो डिस्टेंस क्या होगा बोलिए? तो डिस्टेंस होगा हमारा ओ ए प्लस ए बी प्लस ओ सी, तीनों का ऐड करके जो होगा वो डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलिए? तो ये वाला लेंथ जो ओ सी हमारा लेंथ होगा, जो शॉर्टेस्ट रूट है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये जो मेरा डिस्टेंस होगा ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ गए? तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं? डिस्टेंस कोई भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड रहे, कोई भी डायरेक्शन नहीं रहे, तो उससे हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का क्या है? वैल्यू तो है, उसके साथ कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है उसका भी एक मतलब है। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या क्वांटिटी हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसमें क्या क्या है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और डिस्टेंस में क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब ये क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी। सेम थिंग हैपेंस विथ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ये है डिस्टेंस बाय टाइम। और वेलोसिटी क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये है स्पीड और ये है वेलोसिटी। स्पीड है स्केलर, वेलोसिटी है वेक्टर। ये आप लोग समझ गए। अभी सबसे लास्ट में जो टर्म है इसमें मोशन के बारे में, वो क्या है? वो है एक्सीलरेशन। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वो है एक्सीलरेशन, थोड़ा देख लेते हैं क्या है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन कभी भी स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा। तो ये चेंज हम लोग ठीक से नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब एक्सेलरेशन को अगर ए बोलेंगे तो क्या? v2 माइनस v1 बाई टी, v2 माइनस v1 बाई टी, जहाँ पर v2 ग्रेटर देन v1। और एक चीज क्या है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या है? एक्सीलरेशन का ऑपोजिट, मतलब डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब मैं गाड़ी का स्पीड बढ़ा रहा हूँ, एक्सीलरेटर घुमा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है। गाड़ी का ब्रेक दबा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन कम रहा है, स्पीड कम रहा है, मतलब डी एक्सीलरेट हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या है? डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मतलब ए डैश इक्वल्स टू क्या है? v1 माइनस v2 बाई टी। मतलब v1 ज़्यादा क्यों हो जा रहा है? तो v1 ग्रेटर देन v2, मतलब वेलोसिटी पहले का ज़्यादा था, ब्रेक कर रहा हूँ, असल से कम रहा है। तो ये है हमारा रिटार्डेशन, ये है एक्सीलरेशन। तो क्लियरली देख पा रहे हैं a इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैश, दिस इज द रिलेशन। तो ये सब के बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। इन सब के बारे में टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस समझ गए, स्पीड और वेलोसिटी के बीच डिफरेंस समझ गए, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन के बीच समझ गए। और ये एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन दोनों क्या क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, गॉट इट। अभी हम लोग को जानना पड़ेगा कि इन लोग को अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूं तो कैसे होगा। ग्राफिकली प्लॉट करूं तो ग्राफिकल प्लॉट करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज बोल देता हूं, ग्राफ प्लॉट करने का क्राइटेरिया क्या है।
मतलब जब मैं फिजिक्स में ग्राफ प्लॉट करूंगा या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेकर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो ये तो मेरा एक्स एक्सिस है, ये तो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में हमारा सिर्फ इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स रहेगा। क्या रहेगा? इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कहाँ रहता है? एक्स एक्सिस में। और जो मेरा डिपेंडेंट पैरामीटर्स है, जो मेरा डिपेंडेंट पैरामीटर्स है, वो कौन से एक्सिस में रहेगा? वाई एक्सिस में रहेगा। डिपेंडेंट पैरामीटर्स कहाँ रहेगा? वाई एक्सिस में रहेगा। तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स और डिपेंडेंट पैरामीटर। तो अगर अभी हम लोग देख लेते हैं क्या है हम लोग का ग्राफिकल सिस्टम। तो अभी मैं सबसे पहले किस किस का प्लॉट कर रहा हूं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे वर्सेस वेलोसिटी भी कर्व्स। ना वेलोसिटी बाद में करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम टी कर्व। तो क्या क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के साथ अगर टाइम को प्लॉट करें? इंडिपेंडेंट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच इंडिपेंडेंट क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट है। तो अगर मेरा ऐसे एक तो प्लॉट है तो ये होगा मेरा टाइम, यहाँ पर होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरा मैं कुछ कुछ ड्राइंग का तरफ फिर बोलूँगा क्या है। ऐसे एक तो प्लॉट किया मैंने, फिर मैंने कैसे किया? एस टी ऐसे एक तो प्लॉट किया, फिर मैं बोलूँगा क्या कर रहा हूँ मैं। इधर है एस, इधर है टी। फिर एक तो टाइप का ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे टाइप का ग्राफ हो सकता है। तो जो पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है। तो ये जो ग्राफ है इधर देखिए कोई चेंज नहीं है, तो मतलब पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म मेरा ऐसे कर सकता है। तो ऐसे टाइप का ग्राफ हो सकता है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट मेरा होगा टाइम के साथ सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या होगा? सेम होगा। तो टाइम के रेस्पेक्ट में ये होगा कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा? टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट मेरा चेंज हो रहा है। अब बोलेंगे सर ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज होगा? डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, आप लोग ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कंडीशन आ सकता है एग्जाम में, ऐसा करके आप लोग घुमा देगा, इसमें मतलब इंक्रीज हो रहा है। आप बोलेंगे सर ये तो एक्सीलरेशन का बात है, वेलोसिटी आ गया। 100% करेक्ट है, वेलोसिटी का बात है, लेकिन इधर थोड़ा चेंजेस के लिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। मैं गलत नहीं बोल रहा, ये भी बहुत सारे बुक्स में है, इधर चेंज हो रहा है, इधर एक फॉल हो रहा है, इधर राइज हो रहा है। तो एक्चुअली ये तो डिस्प्लेसमेंट के साथ टाइम का ग्राफ है, लेकिन आप लोग को जो एक्चुअली एग्जाम के लिए जरूरत है वो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम नहीं, वो क्या है? वेलोसिटी v वर्सेस टाइम का ग्राफ आप लोग को जानना पड़ेगा। तो इधर मैं सबसे पहले क्या प्लॉट करूंगा? v, इधर मैं क्या करूंगा? v, इधर मैं क्या करूंगा? v, इधर मैं क्या करूंगा? v। तो अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर दूं, पिछले वाला भी ठीक था, पिछले वाला गलत नहीं था, तो मोर एक्यूरेट ये है, और यही आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल दूं? पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी या नो एक्सीलरेशन। ये क्या है? पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वाला क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फिर ये देखिए फॉल हो रहा है, ह्यूज फॉल हुआ, मतलब हमारा एक्सीलरेशन कम रहा है, मतलब पार्टिकल मूविंग विथ एक्सीलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन। लेकिन क्या रिटार्डेशन? नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वेलोसिटी कम रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्मली कम रहा है। तो पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का साथ राइज करेगा तो ऐसे, नहीं करेगा तो ऐसे गिरेगा। तो ये क्या है? इधर इंक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन है, लेकिन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। तो ये वाला क्या हो जाएगा? पार्टिकल मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है।
तो अभी हम लोग तो वीटी ग्राफ समझ गए, अभी ग्राफ का यूज करके हम लोग चार्टो इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रूफ करेंगे। चार्टो है लेकिन आप लोग के सिलेबस में 3 ही है, जो आप लोग का जो 10th सेकंड या nth सेकंड वाला प्रॉब्लम है वो भी मैं डिराइव नहीं कराऊंगा। आप लोगों को मैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन वही कराऊंगा, 4th वाला आप लोग के सिलेबस में भी नहीं है। तो इसलिए मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख रहा हूँ, उसको मैं ग्राफिकली प्रूव कराऊंगा। नेक्स्ट दिन आप लोगों को मैं थोड़ा कैलकुलस का आइडिया दूंगा, फिर आप लोगों को मैं क्या पढ़ाऊंगा, वही जो प्रूव होगा, लेकिन किसके सेंस में होगा, कैलकुलस में प्रूव होगा। आज आपका प्रूव होगा किसके सेंस में, ग्राफ के सेंस में आपका प्रूव होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो हमारा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसके बारे में हम लोग करेंगे, फिर उसको प्रूव भी करेंगे। तो हमारा जब मोशन होगा तो हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या है। उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, जब भी मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, इधर अगर वेलोसिटी इधर टाइम ग्राफ है, ऐसा है, इसका अगर मैं स्लोप निकालूँ ऐसे करके, मैं इसका अगर स्लोप निकालूँ, क्या निकलेगा बोलिए, तो ये स्लोप निकलेगा, ये निकलेगा एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला जान के रखिए। क्यों, देखिए इधर हम लोग का क्या है, इधर v है इधर t है, तो स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू v बाई टी तो स्लोप है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बाई टाइम का मतलब क्या, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ vt ग्राफ गिव्स क्या, एक्सीलरेशन। vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है बच्चों, vt ग्राफ का स्लोप देता है एक्सेलरेशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप देता है वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। ये कॉन्सेप्ट अभी मुझे आएगा प्रूफ करने के लिए। तो अभी मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिख रहा हूँ, फिर इन लोगों को मैं प्रूफ करूंगा। तो क्या क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये माइनस ए टी भी हो सकता है, ये मेरा सब एक्सेलरेशन के टर्म में। फिर a इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट में v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों कब हुआ, एक्सेलरेशन का केस में। ये तीनों कब हुआ, एक्सीलरेशन के केस में ये तीनों हुआ। अगर रिटार्डेशन का केस होता तो क्या होता फॉर्मूला, v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड नंबर 3 v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये वाला क्या हुआ, रिटार्डेशन। यह है रिटार्डेशन का केस। ये तीन है एक्सीलरेशन का केस, ये तीन है रिटार्डेशन का केस। अभी बोलेंगे सर ये क्या क्या है, v है फाइनल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। s क्या है डिस्प्लेसमेंट। समझ गए। अब इन रिलेशंस को मैं प्रूफ करूंगा बाय यूजिंग ग्राफ। तो इन सभी चीज को मैं प्रूफ करूंगा बाय यूजिंग ग्राफ। तो ग्राफिकल प्रूफ ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा इक्वेशन प्रूफ करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस रिलेशन को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो देख लेते हैं क्या है। तो इस तरफ मेरा है वेलोसिटी, इस तरफ मेरा है टाइम, यह है ओरिजिन। तो एक पॉइंट ए से मेरा जर्नी शुरू होता है, कहां तक गया, बी पॉइंट में। तो मैं ये पॉइंट डी दे रहा हूं। तो देखिए क्या है, तो मेरा जर्नी शुरू हुआ ए पॉइंट से, गया बी पॉइंट में। तो इस ये वाला ग्राफ, इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम। तो ओ ए जो है मेरा इनिशियल वेलोसिटी, पहले से कुछ वेलोसिटी था, तो ओ ए क्या है, ये है मेरा इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ से यह क्या है, मतलब ये पूरा लेंथ क्या है, ये पूरा लेंथ है हमारा फाइनल वेलोसिटी की। जर्नी कहाँ से कहाँ गया, ए से बी गया, ए से बी स्ट्रेट लाइन में गया है। तो मुझे ए बी का रिलेशन चाहिए, बी कितना है और ओ से डी कितना है, यहाँ से यहाँ। तो हमारा कितना टाइम में हुआ, टी टाइम में हुआ। तो यह है मेरा वी टी ग्राफ, यह है मेरा वी टी ग्राफ। तो फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या पता है, हमें पता है ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन। और ये कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, आप लोग का मैथ्स का सर ने आपको श्योर पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है मैं बोल देता हूं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन
ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर m क्या है, m है मेरा स्लोप, m है स्लोप, तो ठीक है। तो c क्या है, c मेरा कांस्टेंट टर्म है। तो इधर मैं देख पा रहा हूँ y कोऑर्डिनेट क्या है, तो फ्रॉम द VT ग्राफ हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोले तो y क्या है, y है मेरा फाइनल जो वेलोसिटी है, फाइनल जो वेलोसिटी है y, फिर m क्या है, m है मेरा स्लोप। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप में हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है, समझ गए। फिर x क्या है, x है मेरा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, x क्या है, x है हमारा x कोऑर्डिनेट क्या है t, और c क्या है, c है मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो कि u। तो इन सबको अगर मैं इस इक्वेशन में बिठाऊं तो क्या होगा, y क्या है, v इक्वल्स टू u t प्लस, सॉरी u t नहीं, m क्या है, a t प्लस u, तो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो हमारा ग्राफिकल प्रूफ हो गया है। अभी इसी ग्राफ का यूज करके मैं सेकंड रिलेशन भी प्रूफ करूंगा। होप समझ गए, अगर समझ गए कमेंट्स में लिख देना सर मैं समझ गया, अगर नहीं समझते वो भी कमेंट्स में लिख देना। समझ गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, नहीं उसके लास्ट में प्रूफ करेंगे, पहले ये वाला प्रूफ कर लेते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको पहले प्रूफ करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसको प्रूफ करने से पहले s या हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट या मैं इसे s बोलूं, ये क्या है, एरिया अंडर वीटी कर्व, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एरिया अंडर वीटी का, वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या मिलता है, s, ठीक है। तो इसका एरिया कैसा निकालेंगे, देखिए, तो इसके लिए हमें ये पूरा स्ट्रक्चर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखिए दो स्ट्रक्चर, एक तो रेक्टेंगल है, एक तो ट्राइंगल है, तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। तो ट्राइंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी, ये है ट्राइंगल का एरिया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ओ ए इंटू ओ डी। तो हाफ ए सी क्या है, ए सी इक्वल्स टू ओ डी, तो इक्वल्स टू क्या है, टी है, तो ए सी क्या है, टी, बी सी क्या है, देखिए बी सी है, ये पूरा है v, इतना है u, तो इतना क्या है, v माइनस यू है, ये क्या है, v माइनस यू, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, v माइनस यू प्लस ओ ए क्या है, t, ओ डी क्या है, u, सॉरी ओ ए क्या है, o है u, ओ डी क्या है, ओ डी है मेरा t, u t। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ इधर मैं टी स्क्वायर करके इधर v माइनस यू बाई टी कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ, प्लस यू टी। थोड़ी देर पहले देखिए मेरा क्या रिलेशन आया था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से मैं देख पा रहे हैं a इक्वल्स टू क्या हो रहा है, देखिए था v माइनस यू बाई टी। थोड़ी देर पहले जो मेरा इक्वेशन वन था, वो ये वाला था, तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू बाई टी का जगह क्या लिखूंगा, a लिखूंगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो मेरा रिलेशन प्रूव हो चुका है। तो मेरा अल्टीमेटली रिलेशन क्या हो गया, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रिलेशन मेरा प्रूव्ड हो चुका है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड रिलेशन भी प्रूव्ड, ग्राफिकल प्रूफ्ड। नहीं समझ पाए तो कमेंट में बोलना। और लास्ट प्रूफ क्या है, लास्ट प्रूफ है हमारे v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम लोग अभी प्रूव करेंगे। तो सिमिलरली देखिए s है, s मतलब एक मेरा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, s है मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट s एरिया अंडर वी टी कर्व,
तो VT कर्व क्या है? अगर मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर मतलब रेक्टेंगल और ट्राइंगल नहीं देखूं तो ये स्ट्रक्चर क्या है? एक ट्रापीजियम है। तो मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ट्रापीजियम, क्या ट्रापीजियम? OABD, OABD ये ट्रापीजियम है, OABD ट्रापीजियम है। ये ट्रापीजियम क्या है? ये ट्रापीजियम क्या है? ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? ट्रापीजियम का एरिया है हाफ इंटू सम ऑफ द अपोजिट पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ट्रापीजियम का एरिया का फॉर्मूला ये है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या है? सम ऑफ पैरेलल साइड OA प्लस BD, OA प्लस BD। हाइट कितना है? हाइट है OD। तो हाफ OA कितना है? U, BD कितना है? V, OD कितना है? T। थोड़ी देर पहले हमने रिलेशन क्या देखा? V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो यहाँ से T क्या आएगा? V माइनस U बाई A। ये रिलेशन आ रहा है तो उसको मैं इधर पुट करूंगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ V प्लस U इंटू V माइनस U बाई A। तो क्या होगा? हाफ V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई A। तो मेरा क्या प्रूव हो जाएगा? इधर मेरा क्या था? इधर लेफ्ट हैंड साइड में तो S था, S। इधर क्या था? S। तो क्या होगा? इधर मैं क्या लिख सकता हूँ? 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो क्या हो गया? प्रूव V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। प्रूव्ड हो चुका है, ऑब्वियसली प्रूव्ड हो चुका है। तो मेरा 3 तो रिलेशन इक्वेशन ऑफ मोशन में प्रूव्ड हो गया। यही था आपका काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यही 3 फॉर्मूलाज को लेके ही हमारा काम है। तो 3 तो फार्मूला मैंने प्रूव कर दिया। तो यहाँ से अगर आप लोगों को 1-2 न्यूमेरिकल्स कराऊँ 3 तो फार्मूला यूज़ कैसे करेंगे, तो देखिए क्या प्रॉब्लम्स आप लोग कैसे। पहले मैं इजी प्रॉब्लम से कराऊंगा, फिर आप लोगों को जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चन या सैम्पल पेपर्स में कराऊंगा। पहले इजी प्रॉब्लम से कीजिए। तो पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विथ velocity 5 meter per second for 10 seconds and आप लोग को and it travels 20 मीटर। तो इतना वेलोसिटी के साथ 10 सेकेंड में कितना ट्रैवल करता है? 20 मीटर। फाइंड इट्स acceleration and final velocity acceleration और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालना है। तो क्या क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी दिया है। टाइम कितना दिया है? 10 सेकेंड दिया है। और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 20 मीटर दिया है। तो हमारा रिलेशन हमें क्या पता है? S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से 20 इक्वल्स टू T मतलब 10 U प्लस हाफ A। टाइम कितना है? टाइम है हमारा 10, तो 10 स्क्वायर 10 100। तो इसको मैं अल्टीमेटली क्या लिख सकता हूँ? 10U प्लस 50A इक्वल्स टू 20। तो यानी क्या होगा? U प्लस 5A इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर 1। तो एक तो मेरा इक्वेशन ये वाला आ रहा है। और एक रिलेशन क्या आएगा? V इक्वल्स टू U प्लस AT। V इक्वल्स टू U प्लस AT। ठीक है, पहले मैं इधर ये तो मुझे मिल गया है। इनिशियल वेलोसिटी मुझे दिया था, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया था? 5 दिया था। तो यहाँ से अगर मैं 5 बिठा दूँ तो 5 प्लस 5A इक्वल्स टू 2 आ रहा है। देखिए, तो यहाँ से 5A क्या आएगा? 2 माइनस 5 दैट इज -3। तो ये क्या आ रहा है? -3/5। एक्सीलरेशन आ रहा है -3/5। तो इधर क्या हो रहा है? एक रिटार्डेशन हो रहा है। तो इधर एक रिटार्डेशन हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सीलरेशन -3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तो मेरा एक्सीलरेशन कितना आ गया? तो मेरे मन से मैंने क्वेश्चन दिया, इसलिए प्लस माइनस का थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग ठीक ही कर रहे हैं। तो एक्सीलरेशन मेरा इतना आ गया है। अभी मुझे क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u कितना है, u है मेरा 5, a कितना है -3/5, t कितना है 10 सेकेंड, तो 5 इंटू 2 5 माइनस 6 दैट इज -1 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, तो ये एक्सीलरेशन है, ये वेलोसिटी। आप लोग बोलेंगे सर माइनस क्यों हुआ, तो माइनस का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन का मतलब है डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब है अपोजिट, इसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरा अगर प्रॉब्लम कराऊं मैं, आप लोगों को लेक्चर कैसा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है या कुछ समझ नहीं पा रहे, वो फीडबैक थोड़ा दीजिए। अगर पढ़ने में मजा आ रहा है वो भी बोलिए, मजा नहीं आ रहा वो भी बोलिए। आप लोग को बोलना पड़ेगा, आप लोग अगर नहीं बोलेंगे मैं नहीं समझ पाऊंगा आप लोग समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोग थोड़ा मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए कि मैं समझ पा रहा हूँ सर, नहीं समझ पा रहा हूँ, आप लोग बोलिए बोलिए, नहीं बोलने से नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू करता है, एंड ट्रेवल्स 25 मीटर फॉर 5 सेकेंड। फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइंड फाइनल वेलोसिटी। तो ऐसा एक क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, क्या क्या दिया है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, रेस्ट से शुरू किया इनिशियल वेलोसिटी 0, ट्रैवल्स 25 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 मीटर, टाइम कितना है, टाइम है 5 सेकेंड। क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। क्या फॉर्मूला है हमारा, t दिया है, v दिया है, क्या निकालेंगे हम लोग, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यहाँ से क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, a क्या होगा v माइनस यू बाई टी। तो v क्या है, v है मेरा नहीं पता हमें v निकालना है, एक्सीलरेशन भी नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे। और क्या हमें फॉर्मूला पता है, a सी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका जगह क्या बिठाएंगे 25, u तो 0 है, प्लस हाफ, a क्या है a नहीं पता, टाइम स्क्वायर, टी स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर, तो मतलब हाफ a इंटू 25। तो a क्या होगा 25 कैंसिल, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सीलरेशन आ गया है, एक्सीलरेशन आ जाने से फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, ऑब्वियसली आ जाएगा। क्या फॉर्मूला पता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यू क्या है 0, a क्या है 2, टाइम कितना है 5, तो 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये है मेरा फाइनल वेलोसिटी। तो ऐसा प्रॉब्लम्स आप लोगों के एग्जाम में आएगा। ये थोड़ा मैंने आज का स्टार्टिंग लेक्चर था बोल के मैं थोड़ा इजी आप लोग को प्रॉब्लम्स कराया, आप लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल का प्रॉब्लम आएगा, वो भी हम लोग करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, होप आप लोग लेक्चर से कुछ सीख पाए। अगर नहीं भी सीख पाए, कुछ समझ नहीं पाए, आप लोग कमेंट करके बोलना, मैं आप लोग को फिर से समझा दूंगा। तो चलिए आज का सेशन यही एंड करते हैं। आप लोग को अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है और मेरा ये जो नया विक्रांत बैच है ये आप लोग के लिए हेल्प हो रहा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं लगता है, कोई मेहनत भी नहीं, सिर्फ बटन दबा दीजिए, लेकिन आप लोग का सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।